करते रहेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा समर विंटर 2023 का पेपर है। पहला एग्ज़ाम हमारा हुआ था विंटर 2023 के अंदर फ़ेब-मार्च में, फिर मई-जून के अंदर हुआ और ये फिर अक्टूबर-नवंबर ये विंटर। अब एक एग्ज़ाम अभी फ़ेब-मार्च में हो रहा होगा 2024 के अंदर इंडिया में और फिर हमारा एग्ज़ाम होगा 5th एग्ज़ाम जो मई-जून के अंदर होगा। अच्छा, अब जो पेपर हमारे पास आ रहे हैं, इस पेपर में थोड़ा-सा इन्होंने पैटर्न भी चेंज किया है, सिलेबस तो चेंज हुआ ही है। पहले हमारे पास एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं होता था, अब इन्होंने एमसीक्यू का 1 या 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है पेपर 1 के अंदर स्पेशली कि किसी भी सिचुएशन की ड्राइंग बनानी है, ब्लॉक डायग्राम बनानी है, उसको एनोटेट करना है, उसकी लेबलिंग करनी है, ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन के स्टाइल चेंज हुए हैं। फिर एक हमारे पास वो क्वेश्चन आता है 15 मार्क का। तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अक्टूबर-नवंबर 2023 का पेपर है। अच्छा, हमारे पास जो पहले पेपर 2 हुआ करता था वो 50 मार्क्स का था, अब इन्होंने इसको 75 मार्क्स कर दिया। पहले बाइनरी लॉजिक पेपर 1 में आती थी, अब ये पेपर 2 में आती है, ठीक है? अच्छा भाई, अब इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें फ्लो चार्ट बनाना है, एक क्वेश्चन के अंदर जो है एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको सूडो कोड लिखना है, सूडो कोड लिखने के एक वो क्वेश्चन होता है और एक 15 मार्क का क्वेश्चन होता है। 2 बहुत हो गया तो 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सूडो कोड लिखना होता है। एक क्वेश्चन आपके पास वैलिडेशन, वेरिफिकेशन का आता है, डेटा टाइप का आता है, एक एरर स्पॉटिंग का आता है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ होता है, उसका ट्रेस टेबल फिल करना होता है, ठीक है ना? और एक वही 15 मार्क का क्वेश्चन है, एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर भी थोड़ा-सा इन्होंने चेंज किया है। पहले क्वेरी बाय एग्जाम्पल होती थी, अब इन्होंने सीक्वल ऐड की है। तो ये हमारे पास सिलेबस है। किसी भी पेपर को सॉल्व करते हुए हमें अ, जो भी क्वेश्चन है, पहले हम सारे क्वेश्चन्स को पढ़ते हैं और उसमें से हम डिसाइड करते हैं कौन से क्वेश्चन ईज़ी हैं, कौन से क्वेश्चन हमें आते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं, जिन पर आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हैं, उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लें, उनको निपटा दें। क्योंकि सम टाइम आप पेपर सॉल्व करते हुए किसी एक क्वेश्चन के अंदर स्टक हो जाते हैं, क्या? अगर उसमें बहुत ज़्यादा देर तक स्टक रहे तो फिर वो क्वेश्चन जो आपको पहले से आते थे, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले तो वो मार्क्स सिक्योर कर लें जो क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर उसके बाद उन मार्क्स को करें जिनके ऊपर आपको थोड़ा-सा डाउट है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं। बस ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ऐसे क्वेश्चन करें जिनको आपको सोचना है और फिर सबसे आखिर में जब आपका 1 घंटा हो जाए पूरा, तो फिर आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 30 मिनट से ज़्यादा हमें लगाने नहीं है। 1 घंटे में आपने पेपर सॉल्व कर लिया अदर देन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया आपने 30 मिनट्स में, फिर आपके पास 15 मिनट्स होंगे जिसके अंदर आप अपने पेपर्स को रिव्यू करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि क्वेश्चंस को पेंसिल से लिखते हैं, फिर उसके बाद पेन से ओवरराइट करते हैं। अब पेंसिल से लिख के जब पेन से ओवरराइट करेंगे, जब स्कैन करेंगे तो फिर वो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब जब आपका पेपर जाएगा और उसके अंदर एग्ज़ामिनर के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर वो दोबारा कॉल करेगा और बोलेगा इस पेज की एसजी स्कैनर से स्कैन करके सेंड करें। तो सम टाइम ये टाइम इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि रिज़ल्ट का टाइम आ जाता है।
और फिर वो आपके रिज़ल्ट को रोक लेते हैं और फिर उसके बाद में आपके रिज़ल्ट को वो प्रोसेस करके आपको देते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आपका रिज़ल्ट रोक लिया जाए। आप अगर पेंसिल से कर रहे हैं तो ठीक है पेंसिल से करें, उसको ओवरराइट नहीं करें पेन से, ठीक है ना? अच्छा पेंसिल से करते हुए एक बात का आपको ख़्याल रखना है कि पेंसिल का मार्क जो है वो स्लोली लाइट हो जाता है। अब ऐसा ना हो कि आपका पेंसिल का मार्क बहुत ज़्यादा लाइट हो जाए। तो या तो आप बहुत डार्क पेंसिल यूज़ करें, वरना वो क्वेश्चन जो कि जिसमें रिटन वर्क है उसको पेन से ही अटेम्प्ट करें। ठीक है भई? चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम ये नहीं करेंगे कि पूरे पेपर को पढ़ें और फिर उसके बाद डिसाइड करें, हम सीक्वेंस के अंदर पेपर को सॉल्व करेंगे। अच्छा भई, टिक वन बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस वेरिफिकेशन इज़ यूज्ड टू मेक श्योर दैट हाँ, हमने बात की थी डेटा की इंटीग्रिटी के लिए हम वैलिडेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। वैलिडेशन ये देखता है कि डेटा सेंसिबल है या नहीं, वर्केबल है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है। वेरिफिकेशन ये देखता है कि डेटा करेक्ट है या नहीं। तो जब वेरिफिकेशन की बात आ रही है तो फिर आप करेक्टनेस की बात करोगे। ठीक है भाई? A type of validation check is a length check. Another type of validation check is used to make sure that any data entered is in the DDMMYY style. ठीक है? आपसे क्या कह रहा है कि जो डेटा आपने एंटर किया है वो DDMMYY के स्टाइल में लिखा हो, यानी पहले आपने 2 डिजिट के अंदर डेट लिखी हुई हो। 2 डिजिट का मतलब क्या है कि सपोज़ कि आपकी डेट आप कोई डेट लिख रहे हैं और वो 5 है। तो आपको सिर्फ़ 5 नहीं लिखना है, 05 लिखना है। कोई मंथ लिख रहे हैं, वो सिर्फ़ 3 हो, तो आप 03 लिखेंगे। और ईयर को आप 4 डिजिट के अंदर लिखेंगे 2023, 2024, 2025 जो भी है, 4 डिजिट में लिखेंगे। ये हमारे पास एक वैलिडेशन है। वैलिडेशन के चेक अगर आपको याद हो, तो वैलिडेशन और वेरिफ़िकेशन के अंदर हमने देखा था कि वेरिफ़िकेशन के अंदर और वैलिडेशन, ठीक है? वेरिफिकेशन के अंदर 6 मेथड से टू एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री यानी डबल एंट्री, एंड विजुअल चेक, और 4 एट द टाइम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, पैरिटी चेक, echo चेक, ARQ, चेकसम। ठीक है? वैलिडेशन के अलावा बहुत सारे मेथड थे, जिसमें हमारे पास था रेंज चेक। ये रेंज के अंदर देख रहा था कि डेटा है या नहीं, दोनों बाउंड्री इसके अंदर गिवन होती है। इस तरह आपको पाकिस्तान में वोट कास्ट करना है तो एक अलग वैलिडेशन है, और जॉब करनी है तो एक अलग वैलिडेशन है। जॉब के लिए हमारी वैलिडेशन ये है कि आपकी एज जो है वो 18 और 60 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी बेस के ऊपर हम टेस्ट डेटा डिसाइड करते हैं। वो वैल्यू जो 18 और 60 के अंदर होगी, 30 है, 20 है, 25 है, 55 है, ठीक है ना, 40 है, 50 है, तो ये रेंज के अंदर है। तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारा नॉर्मल डेटा है, ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका एल्गोरिथम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है। फिर कोई वैल्यू अगर लिखी हुई है 15, 14, 10, 65, 69 या 74, तो इस इन वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये हमारी एबनॉर्मल वैल्यू है, क्योंकि ये रेंज से बाहर है। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है जो रेंज के ऊपर लाई कर रही होती है। तो जैसे 18 और 60 है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सट्रीम डेटा है। और एक ऐसी वैल्यू होती है जो जस्ट इनसाइड द रेंज एंड जस्ट आउटसाइड द रेंज है। फॉर एग्जाम्पल 18 है तो हमने लिख दिया 17 और 19,
17 जो है आउटसाइड द रेंज है, 19 इनसाइड द रेंज है। यहाँ हमने लिख दिया 59 और 61। तो 59, 61, 17, 19 इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी और एक एक्सेप्ट होगी। जब 17 और 61 आउटसाइड द रेंज है तो ये रिजेक्ट हो जाएंगी, और 19 और 59 जो है वो जस्ट इनसाइड द रेंज है तो ये एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे बाउंड्री डेटा है। ठीक है ना? ये डेटा जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा बाउंड्री डेटा है। तो ये डेटा क्या वहां पर बाउंड्री डेटा, एक्सट्रीम डेटा, एबनॉर्मल डेटा ये है। अच्छा, ये जो हमने रेंज दी थी 18 और 60, तो इसके लिए जो चेक लगता है इसको हम रेंज चेक कहते हैं। फिर एक है लिमिट चेक। लिमिट चेक के अंदर एक बाउंड्री गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में वोट कास्ट करने के लिए आपकी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। दूसरी कोई बाउंड्री इसके अंदर गिवन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है भी हमारा लिमिट चेक। फिर हमारे पास एक चेक है जिसके अंदर हम डेटा का स्टाइल चेक कर रहे होते हैं। जैसे आपका कैंडिडेट नंबर लिखने का एक स्टाइल है, आप लिखते हो PK, फिर आप लिखते हो 500, फिर आप हाइफन लगाते हो और फिर आपने लिखा 0123। तो ये एक स्टाइल है कि पहले दो कैरेक्टर्स जो हैं अल्फाबेट्स हैं जो कंट्री को शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो सेंटर है उसका नंबर है, फिर ये कैंडिडेट का नंबर है। ठीक है? तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट चेक। फिर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेक कर रहे होते हैं कि इतने कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। जिससे आपके पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए, इसको कहते हैं लेंथ चेक। फिर कभी-कभी आप साइन अप करते हैं तो कुछ फील्ड्स के ऊपर स्टैटिक बना होता है, यानी उसके अंदर एंट्री जब तक नहीं करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंस चेक। ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास जो है चेक डिजिट एक चेक है, जिसके अंदर हम डेटा को कुछ एक एल्गोरिथम से गुजारते हैं और एक नंबर जनरेट करते हैं। इसको हम कहते हैं चेक डिजिट। तो रेंज चेक है, लिमिट चेक है, फॉर्मेट चेक है, लेंथ चेक है, प्रेजेंस चेक है, एक टाइप चेक है। टाइप चेक के अंदर आपका डेटा टाइप चेक करते हैं कि डेटा टाइप करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है। एक हमारे पास कैरेक्टर चेक है। आप ये चेक करना चाहते हो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होगी वो है या नहीं। जैसे ईमेल आईडी है उसके अंदर एट द रेट का साइन नहीं होगा तो एक्सेप्ट कीजिए। ये हमारे डिफरेंट वैलिडेशन चेक हैं। तो अब हम ये देखते हैं क्या कह रहा है। A type of validation check is length check. Another type of validation check is used to make sure that the any data entered is in the DDMMYY style. अच्छा भाई, DD means day, MM means Y, month, और YY means year. State the type of validation check. वो कौन सा validation check है जो इस स्टाइल के अंदर डेटा को चेक करेगा कि एंटर हुआ है या नहीं हुआ, और अगर एंटर हुआ है तो एक्सेप्ट करेगा, एंटर नहीं हुआ है तो रिजेक्ट करेगा। हाँ बेटा, इसको क्या आप चेक बोले, बोले कोई बताएगा ये कौन सा चेक है? फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक, एक्सीलेंट। ये हो गया आपका फॉर्मेट चेक। अच्छा भाई, स्टेट का वर्ड है, इसका मतलब है कि वन वर्ड आंसर भी एक्सेप्टेबल है। ठीक, अच्छा, स्टेट अ रीजन फॉर ईच। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है गिव वन एग्जांपल of normal test data and one example of abnormal test data you should use to make sure that the check in part A is working। अच्छा, पार्ट ए में चेक लगाया है आपने फॉर्मेट चेक। अब फॉर्मेट चेक को आपको चेक करने के लिए आपको डेटा चाहिए। तो एक डेटा होना चाहिए नॉर्मल और एक होना चाहिए एबनॉर्मल, एक एक्सट्रीम और एक बाउंड्री की भी मैंने बात की है। तो यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात कर रहा है। सपोज किया आज की डेट को इस फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं, इस स्टाइल में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? आज की डेट क्या है भाई? आज की डेट क्या है मेरे बच्चों? 18 मार्च 2024। तो इस स्टाइल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई?
18032024 ना ना ना, हो गई ना गलती। देखें क्या लिखा हुआ है, DD/MM/YYYY, तो आप लिखते 18/03/2024, ठीक है ना। और इसकी रीजन क्या है कि दिस डेटा इज stored in the format uh, which is mentioned over here means DDMMYY, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लिखेंगे, द डेटा इज एंटर्ड इन द फॉर्मेट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू एंटर डेटा। चल, अब यही डेट आपको ऐसे स्टाइल में लिखनी है कि वो एबनॉर्मल हो जाए। क्या लिखेंगे, जरूरी नहीं कि ये डेट लिखें, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 18 मार्च 2024। हाँ, अब देखो लिखी डेट है हमने, हम अलग अलग डेट भी डाल सकते थे, कोई भी डेट डाल देते, लेकिन उसका स्टाइल चेंज हो गया है, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, अब रिजेक्ट हो जाना चाहिए। द डेटा शुड बी रिजेक्टेड एज इट डजंट it hasn't been stored in the given format। ये बेटा ये 4 मार्क हो गए। देखो पहला ही क्वेश्चन आपका वेरिफिकेशन वैलिडेशन का और इसका आ गया। अच्छा, अब ये कह रहा है डिस्क्राइब हाउ अ लेंथ चेक, अभी चल रहा है वैलिडेशन वेरिफिकेशन का क्वेश्चन चल रहा है। ये कह रहा है कि हाउ लेंथ चेक शुड कुड बी यूज्ड। अब अगर लेंथ चेक अगर मालूम करेंगे तो क्या करेंगे बताएं, ये स्टाइल है, तो लेंथ चेक क्या होगा, कितने कैरेक्टर होंगे, नॉर्मल डेटा में कितने कैरेक्टर होंगे अगर डेट इस स्टाइल में लिखी हुई हो। 8 8 नहीं होंगे, 10 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्लैश भी लगे हुए, वो भी काउंट होंगे। तो अब अगर आपने डेट को इस तरह लिखा हुआ है कि इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर डेट को आपने ऐसे लिखा है कि उसके अंदर 10 से कम या ज्यादा कैरेक्टर्स हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो अच्छा, ये जो लेंथ चेक है बेसिकली हम अप्लाई कर रहे होते हैं स्ट्रिंग पर। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि डेट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग डेटा टाइप, then length check will count the number of characters in the date, and the if the date has 10 characters it will be accepted, if the date has more than or less than 10 characters so the date will be rejected। ये सब बातें आपको लिखनी होगी, पहले हम लिख लें फिर हम मार्किंग स्कीम से एक नजर इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, Sir, why do you have to convert it to string? Isn't it already in string? नहीं स्ट्रिंग में क्यों है मेरे बच्चा, ये तो डेट है ना, वेर इट इज मेंशन, Oh, right. ये देखना ये लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये भी नहीं बताया इसने वैसे, ऐसी बात इसने की नहीं है कि डेट को डेट के डेटा टाइप में लिया है या नहीं लिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपकी बात ये भी सही है कि कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि डेट को हम स्ट्रिंग में ही इनपुट लेते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ वैसे मेंशन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि डेट किस डेट की बात, आप Okay, यहाँ thank पर you, sir. स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दें।
द डेट। अच्छा, ये डिस्क्राइब करना, जब आपको डिस्क्राइब करने की बात करनी है तो आपको अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पर अगर आपने कोई एल्गोरिदम लिख दिया तो ये आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, आप एग्जाम्पल में भले लिख दें, लेकिन वैसे आप एल्गोरिदम यहाँ पर नहीं लिख सकते, कि आपने डायरेक्ट ही एल्गोरिदम लिख दिया तो आपको फिर कोई मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, चल, तो अब क्या करेंगे हम कि द डेट इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू string data type, then it is its length is calculated using length function. If the length if the length gives 10, it is accepted, otherwise it is rejected. सही है। चल, अब यहाँ पर आ गया आपके पास 4 pseudocode statements and 5 pseudocode 4 pseudocode statement and 5 pseudocode uses are shown. Draw one line to link each pseudocode statement to the most appropriate use. ठीक है, स्टेटमेंट को उसके यूज से मैच करना है। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट 4 है, इनको मैच करना है, यूजेस 5 आ रहे हैं, तो हो सकता है आप 4 ही लाइंस ड्रॉ करें। क्या कह रहा है अभी? कॉल कॉल हम कर रहे होते हैं किसी भी प्रोसीजर को यूज करने के लिए। तो कॉल क्या हो गया बेटा? कॉल हो गया है यूजिंग अ प्रोसीजर। वैल्यू इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया, आप पहले सम निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये एवरेज हो गया। अच्छा भाई, लूप वन प्लस वन, ये तो इंक्रीमेंट बाय वन होना काउंटिंग है। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 7, इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सही बेटा। अब ये एक क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको सुडो कोड लिखना है। अच्छा, क्या कह रहा है? अ 1D अरे कॉल्ड टेम्परेचर हैज 20 इंडेक्स 1। एक एरे बना हुआ है जिसका पहला इंडेक्स 1 है। अगर अगर हमने सुडो कोड लिखा है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की होती है तो ये 0 से स्टार्ट होता, तो इसने बोला 1 से स्टार्ट करना। ठीक है, हैज 25 एलिमेंट बिगिनिंग एट 1, इट होल्ड्स वैल्यू दैट रेंजेस बिटवीन -200 एंड 100 और -20 एंड 100। इसके अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करेंगे ये -20 से 100 के बीच में है। Write a pseudocode statement algorithm using a single loop to find the lowest value। lowest हमें याद है, आपको पढ़ा था हमने कि हमारे पास 6 स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, काउंटिंग, टोटलिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट, लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट। तो यहाँ पर ये लोएस्ट मालूम करवा रहा है। एंड आउटपुट द रिजल्ट ओनली वंस, और इसके रिजल्ट को एक ही दफा आपको आउटपुट देना है, यानी जो आपने क्या कह रहा है? राइट अ सुडोकू स्टेटमेंट यूजिंग सिंगल लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू आप पहले मालूम कर लेंगे और फिर उसके बाद आप इसको एक दफा आउटपुट देंगे, यानी बगैर लूप के आउटपुट देंगे, क्योंकि लूप के अंदर आउटपुट देंगे तो वो मल्टीपल टाइम आउटपुट दे रहा होगा, जितनी मरतबा लूप चलेगा उतनी मरतबा आउटपुट देगा। ठीक है भाई, तो अब आपको, अच्छा भाई, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर और पॉपुलेट दिस एरे। इस एरे को पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें डेटा भी पहले से स्टोर किया हुआ है, तो आपको दोबारा डिक्लेयर नहीं करना है और दोबारा आपको इसे पॉपुलेट भी नहीं करना है, इसमें वैल्यू भी नहीं डालनी।
तो हम स्टार्ट करते हैं लोएस्ट से। तो हमने क्या कहा कि है क्या चीज, ये वैल्यूज हैं। वन डियर कॉल टेम्परेचर हैज 25 एलिमेंट्स बिगनिंग एट इंडेक्स 1। तो ये टेम्परेचर है, तो इसके हम क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। अरे की बात कर रहा था, डिक्लेयर लोएस्ट, ये रियल हो गया। और फिर आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, जो 1 से लेके 25 टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक टेम्परेचर को रीड करेगा, उस टेम्परेचर को देखेगा कि -20 और 100 के बीच में है या नहीं है। अगर वो -20 और 100 के बीच में नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर इसमें इस रेंज में हुए तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें से लोएस्ट वैल्यू को डिटरमिन करेगा। तो हमें एक इंडेक्स चाहिए होगा, तो हमने कह दिया कि डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि राइट अ सुडोकू यूजिंग अ सिंगल लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। आपको लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप लोएस्ट के अंदर आप लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू लिखें। यहाँ इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर की जो रेंज है वो -20 से 100 है, तो लार्जेस्ट टेम्परेचर 100 हुआ, तो हमने लोएस्ट को 100 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने कहा कि फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 100, सही। अब हमें एरे में जो डेटा आइटम है उसको कंपेयर करना है। डेटा आइटम इनपुट नहीं लेना है, खाली कंपेयर करना है। तो लोएस्ट का फार्मूला ये था कि लोएस्ट इज इक्वल टू 100 या 1000 इफ नम इज लेसर देन लोएस्ट इज इक्वल टू नम। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। इफ इट होल्ड, राइट अ सुडोकू इफ टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इंडेक्स is lesser than then lowest is equals to temperature index, ठीक है, सही भाई। और फिर हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। अच्छा, अब पढ़ें देखें क्या कह रहा था ये, कि a 1D array called temperature has 25 एलिमेंट बिगनिंग एट इंडेक्स 1। तो हमने इंडेक्स को 1 से स्टार्ट किया है और 25 एलिमेंट्स हैं बेटा, तो ये तो 25 आएगा। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको इसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या कहा कि इफ टेम्परेचर, पहले हमने लोएस्ट को इनिशियलाइज कर दिया 100 से, क्योंकि इसने बोला था टेम्परेचर की रेंज है -20 से 100 के बीच में, तो लार्जेस्ट वैल्यू 100 होगी। तो उसको हम इनिशियल वैल्यू से, लोएस्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया हमने। अगर यहाँ पर आपको लार्जेस्ट निकालना होता तो उसको -20 से इनिशियलाइज करते। फिर हमने कहा कि इफ टेम्परेचर इंडेक्स इज लेसर देन लोएस्ट इज इक्वल टू टेम्परेचर इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, फिर अब आपको क्या करना है कि इसका आउटपुट देना है, तो हम लिखेंगे आउटपुट लोएस्ट टेम्परेचर इज लोएस्ट, ये हो गया। देखिए बेटा, हो गया बेटा, सही है। Yes, sir. मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन कर लिए ना।
3 क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन करके फिर मार्केट में। An algorithm has been written in pseudocode to allow the name of 50 cities and their countries to be entered and stored in a 2D array। एक 2D array के अंदर आपको 50 सिटीज के नेम और उनकी कंट्रीज लिखनी है। यानी हो सकता है कि अच्छा, इस एरे का नाम है सिटी। जैसे ये एक हमने कहा कि सिटी एक एरे है, इसके अंदर 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम के अंदर आपने सिटी लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा कराची, और आपने कंट्री लिखा बॉम्बे, आपने लिख दिया इंडिया। ठीक है ना। इसी तरह आपने न्यूयॉर्क, और आपने लिख दिया यूएस। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हो गई। आपने लिखा इस्तांबुल, टर्की। ठीक है। ये कितने हैं अभी? 1 2 3 4 50। ये भी पॉसिबल है कि आपने लाहौर भी लिखा हुआ, पाकिस्तान आ गया। हो सकता है आपने दिल्ली भी लिखा हो, इंडिया आ गया। है ना। तो हो सकता है कंट्री आपने हैदराबाद भी लिखा हो, पाकिस्तान आ गया। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, सिटी के नाम लिख रहे हैं, उनके कंट्री लिख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक कंट्री के कई सिटी आए। ठीक है। तो ये आपका कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 के अंदर आपने सिटी लिखा हुआ है, कॉलम नंबर 2 के अंदर आपने कंट्री लिखा हुआ है। ठीक है। अभी कह रहा है कि एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सुडोकोड टू अलाउ द नेम ऑफ 50 cities and their countries to be entered and stored in a 2D array। The contents of the array are then output। फिर उसके बाद array में जो भी लिखा हुआ है इसको आपको आउटपुट भी देना है। अब इसके अंदर आपको 4 एरर आइडेंटिफाई करने हैं। वैसे इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें 5 एरर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जल्दी से ट्राई करें। हाँ बच्चों, जल्दी से ट्राई करें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। Yes, sir. हाँ, मुझे अगर आवाज नहीं आए तो बता देना बेटा, मुझे समटाइम पता भी नहीं चलता है, और मैं बोलता रहता हूँ। बाद में किसी ने कोई मैसेज किया तो पता चलता है कि हाँ भाई वो आवाज नहीं आ रही थी। कॉल कर दें, फॉर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ तो कॉल करें, कुछ करें, बता दें, क्लास को जाया नहीं करें। हाँ भाई, डिक्लेयर सिटी अरे 1,50, 1 कॉलन 50, 1 कॉलन 2। ठीक है। हम होता ही है कि जब भी 2D अरे को डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम रोज लिखते हैं कितनी रोज हैं, और फिर लिखते हैं कॉलम्स कितने कॉलम हैं। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ऑफ बुलियन। हमें ये लिखना है कराची पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। तो ये बुलियन तो नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एरर है। पहला एरर यहाँ आइडेंटिफाई हुआ। फिर कह रहा है डिक्लेयर काउंट इंटीजर, बिल्कुल सही है। डिक्लेयर आउट इंटीजर, ये भी सही हो गया।
काउंट को इसने 1 से इनिशियलाइज किया, फिर इफ लगाया। इफ के बाद मोस्टली कंडीशन होती है, तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद आउटपुट एंटर, ये है, ये है, ये है, और यहाँ पर आ गया अनटिल। तो अनटिल तो हमें मालूम है कि अनटिल किसका पार्ट है, इसका इनिशियल कीवर्ड कौन सा है? हाँ बेटा, अनटिल का इनिशियल कीवर्ड क्या होता है? Repeat. रिपीट। तो ये यहाँ पे रिपीट होना चाहिए था, तो ये भी एक एरर हो गया। फिर कहता है आउटपुट एंटर द नेम ऑफ द सिटी, इनपुट सिटी काउंट कॉमा 2। अच्छा, सिटी को काउंट तो इसकी रो हुई, कॉलम 2। तो ये तो यहाँ पे सिटी को इनपुट ले रहा है। चलें, पर एंटर द नेम ऑफ द कंट्री, इनपुट सिटी काउंट कॉमा 2। अच्छा, सिटी का नाम भी क्या कर रहा है, वो कॉलम नंबर 2 के अंदर ले रहा है, और कंट्री का नाम भी कॉलम नंबर 2 में ले रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो ये इनकरेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ 1 आना चाहिए था। अभी तक हमने 3 एरर आइडेंटिफाई किए हैं। फिर कह रहा है कि इनपुट सिटी, अच्छा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। अनटिल, अच्छा, काउंट को अगर स्टार्ट करते हैं 1 से, अनटिल काउंट इज इक्वल टू 50, तो ये 49 टाइम चलेगा। इसको क्या होना चाहिए था, अनटिल काउंट इज ग्रेटर देन 50। यहाँ पे भी एरर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 1। नहीं, आपको सारा डेटा आउटपुट देना था, तो द कंटेंट ऑफ द अरे आर देन आउटपुट। वो तो 50 डेटा आइटम है, तो आप लिख रहे हो फॉर आउट इज इक्वल टू 1 to 1, नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1 to 50। यहाँ पे भी एरर है। आउटपुट द सिटी, सिटी आउट कॉमा 1 इज इन सिटी आउट कॉमा 2, यानी जो पहले वाले कॉलम के अंदर हमने सिटी का नाम लिखा था, दूसरे में कंट्री, तो यही कर रहा है। और नेक्स्ट आउट, तो अब देखें कितने एरर हमें पता चले। हमें पता चला कि इस लाइन में एरर है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो ये 4 रहा है, लेकिन कभी कभी 5 एरर भी होते हैं। चलिए, एरर नंबर 1 कहाँ होगा भाई, लाइन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब इसकी करेक्शन क्या होगी, क्या करेंगे भी हम, इसकी करेक्शन क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि डिक्लेयर सिटी कॉलन एरे 151 2 ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। अच्छा, ये हो गया करेक्शन। दूसरा एरर था हमारे पास लाइन 5, रिपीट रिप्लेस इफ विथ हाँ, रिपीट। फिर उसके बाद आपके पास एरर है लाइन नंबर 7। क्या करना है भाई, इनपुट सिटी, इनपुट सिटी काउंट कॉमा 1, सही। फिर लाइन नंबर 11, until count greater than 50, सही है भाई, ये हो गया आपका। अच्छा, अभी कह रहा है कि डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक टू एंड करेक्टेड एल्गोरिदम टू अलाउ द नेम ऑफ कंट्री टू बी इनपुट एंड टू डिस्प्ले ओनली द स्टोर्ड सिटीज फ्रॉम दैट कंट्री। अच्छा, अब हुआ ये है कि यहाँ पर आपसे इसने बोला था कि जब आप
इनपुट ले लेंगे तो फिर आपको एरे के कंटेंट हर चीज को आपको आउटपुट देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इसके लिए हमने ये वाली लाइंस यूज की हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है कि सारे आपको डेटा आउटपुट दे, आपको करना ये है कि उससे पूछना है कि सिटी का कंट्री का नाम एंटर करें और उस कंट्री को फिर ये 50 एलिमेंट के एरे में ढूंढना है वन आफ्टर अनदर, और जब जहां-जहां उसको उस कंट्री का नाम मैच कर जाए तो उसके साथ जो सिटी का नाम लिखा हो उसको आउटपुट दें। जैसे अगर आपने कहा कि पाकिस्तान, तो वो क्या करेगा, पाकिस्तान इसको लाइन इंडेक्स नंबर 1 में मिल जाएगा, रो नंबर 1 में, तो ये कराची आउटपुट दे देगा। फिर 2 पे गया तो इंडिया को कंपेयर किया, पाकिस्तान से मैच नहीं किया। 3 पे गया, यूएसए मैच नहीं किया। 4 पे गया, टर्की मैच नहीं किया। 5 पे दोबारा पाकिस्तान मिल गया, तो उसने क्या किया, लाहौर आउटपुट दे दिया। 6 पे पाकिस्तान नहीं मिला और 7 पे दोबारा पाकिस्तान मिला, तो इसने क्या किया, इसका सिटी आउटपुट दे दिया। यानी इसने आउटपुट दिया है कराची, लाहौर और हैदराबाद। ठीक है भाई, तो ये बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो एल्गोरिदम नहीं लिखवा रहा है, वो कह रहा है इसको डिस्क्राइब करें। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि आप यूजर को बोलोगे कि नाम एंटर करे, कंट्री नेम एंटर करे टू सर्च इट्स सिटीज, टू डिस्प्ले इट्स सिटीज। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा, एट फर्स्ट नेम ऑफ country is input from user. ठीक है, then the name of country is searched in the array one after another. ठीक है, ये हो गया। अब ये सर्च कर रहे हैं तो इसको कहते हैं लीनियर सर्च। इन दिस लीनियर सर्च when the name of country matches with name of city, then it is out। ठीक है, अच्छा भाई क्या कर रहे हैं, अभी आपने एट फर्स्ट आपने नेम ऑफ कंट्री को इनपुट दिया यूजर से, फिर नेम ऑफ कंट्री इज सर्च इन द अरे वन आफ्टर अनदर, फिर उसके बाद इन दिस लीनियर सर्च व्हेन द नेम ऑफ कंट्री इज मैचेस द नेम ऑफ द सिटी इज आउटपुट। ठीक है, इज आउट। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए अभी हमारे, 4। अब हम आते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ, एक नजर देख लें मार्किंग स्कीम। दो मार्किंग स्कीम जो है सोर्स ऑफ लर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेना बेटर है। हाँ, फॉर्मेट चेक किया था हमने, फिर हमने कहा था 1 मार्क फॉर एप्रोप्रिएट डेटा, 1 मार्क फॉर द मैक्सिमम 2 मार्क्स हैं और 1 मार्क फॉर द एप्रोप्रिएट रीजन। जैसा डेट डेट इसने लिखी 30/12/1960 और रीजन क्या लिखा, द डेट इज रिटर्न इन करंट करेक्ट फॉर्मेट एंड शुड बी एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद डेट इसने लिखी है 30 दिसंबर 1960, तो द month is not written in the correct format, it should be rejected। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन था, उसके अंदर चेक दैट देयर आर 10 कैरेक्टर्स इन टोटल है। ये कौन सा क्वेश्चन, ये तो मुझे लग रहा हमने नहीं किया। हाँ अच्छा, वही वाला।
हम्म, हाँ, check that there are 10 characters in total. If the date is too short या too long, it will be rejected. फिर उसके बाद कॉल को हमने क्या कहा, यूजिंग अ प्रोसीजर। बेटा इसको देख लो बाहर जाने से, ठीक है। अच्छा भाई, वैल्यू को इसने फाइंडिंग एवरेज कर दिया, इसको काउंटिंग कर दिया और इसको कंडीशनल, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना था, एक एल्गोरिदम लिखना था, है ना, जिसमें आपको लोएस्ट टेम्परेचर निकालना था। यहाँ इसने लोएस्ट के बजाय मिनिमम का वर्ड यूज किया और 100 इसमें डाल दिया। फिर लूप चला दिया, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 टू 25, 25 एलिमेंट्स है तो 25 एलिमेंट्स है ना। अच्छा भाई, इफ टेम्परेचर काउंट इज लेसर देन लोएस्ट इज इक्वल टू टेम्परेचर काउंट नेक्स्ट काउंट, आउटपुट द लोएस्ट टेम्परेचर इज ये किया था ना। हम्म, डिक्लेयर लोएस्ट रियल, declare index integer, lowest is equals to 100, for index is equals to 1 to 25, if temperature index is lesser than lowest, then lowest is equals to temperature index output। अच्छा भाई, ये हो गया। हम्म, हाँ, अब यहाँ पे हो गया, देख लें। अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। तो होता ये है कि व्हेन वी आर इज टू creating a program or using a program, we need to store data in memory locations। अच्छा, जो जिस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ये मेमोरी लोकेशन वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और एरे भी हो सकती है। अगर ये वेरिएबल है तो इसके अंदर स्टोर की वैल्यू जो है वो अपडेट होती रहेगी। जैसा आपका स्कोर है वो बढ़ता रहेगा या कम होता रहेगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, वेरिएबल। और इसके अंदर कोई कांस्टेंट भी होगा। हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, भी आपका कांस्टेंट हो गया। सही। तो अब आपको यहाँ पे इसको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ आर मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। ठीक है ना, आपने बता दिया कि वेरिएबल क्या चीज है एंड कांस्टेंट आर मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज स्टोर्ड, अच्छा, values stored in variable can be changed during program execution। ठीक है, कांस्टेंट को क्या कहेंगे, वैल्यूज stored constant remain
अनचेंज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? अच्छा, फिर उसके बाद ये एरर। तो जो जहां एरर है उसको इसने हाईलाइट करने के लिए बोल्ड में लिख दिया। जैसे आपने कहा था डिक्लेयर सिटी, इस लाइन को आपने कहा था, तो ये आ गया। फिर उसके बाद डिक्लेयर काउंट इंटीजर आउट इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 1। फिर इफ आ गया, इफ की जगह रिपीट आ गया, और ये काम हो गया। ठीक है भाई। अच्छा है। हम्म। अच्छा है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? 5 मार्क के लिए करना है। ठीक। अच्छा, एंड एड एन इनपुट फॉर द कंट्री टू बी सर्च। ठीक है ना, ये क्या करेगा? यूजर से बोलेगा कि कंट्री का नाम एंटर करो। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेगा? आपने नाम इनपुट ले लिया। अब इस नाम को आप क्या करोगे? एरे में सर्च करोगे, वन आफ्टर अनदर यूजिंग लीनियर सर्च, तो वो आपके पास आ जाएगा। चले, यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसके बाद क्या है? ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर एरे के अंदर अपना ट्रेस टेबल में वैल्यू को स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इनिशियलाइज करोगे। इनिशियलाइजेशन के लिए टोटल को इसने 0 किया है और काउंट को 0 किया है, तो आप टोटल और काउंट के अंदर 0 डाल दें। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनपुट वैल्यू ले लें, तो आप 25 इनपुट ले लेंगे वैल्यू में। फिर ये कह रहा है कि इस वैल्यू इज इक्वल टू 0 नो। कह रहा है इस वैल्यू इज इक्वल टू -1 नो। ठीक है। अच्छा भाई, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। अब टोटल के अंदर ये ऐड कर देंगे, तो टोटल में अगर 25 ऐड कर रहे हैं तो 25 आ गया। अच्छा भाई, क्या कह रहा है अभी? टोटल इक्वल्स टू 0, काउंट इक्वल्स टू 0, इनपुट वैल्यू, आपने वैल्यू इनपुट ले ली 25। ये कह रहा है कि इस वैल्यू इक्वल्स टू 0 नो किया आपने, इस वैल्यू इक्वल्स टू -1 आपने नो किया, तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस, तो 0 में 25 ऐड कर दिया। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो काउंट को हमने 1 कर दिया। ठीक है। काउंट को 1 करने के बाद दोबारा आपका ये सिलसिला शुरू हो गया। आप इनपुट करोगे वैल्यू, तो अगली वैल्यू आपने इनपुट कर दी 35। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस वैल्यू इक्वल्स टू 0 नो, इस वैल्यू इक्वल्स टू -1 नो, तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू। आप क्या करें? टोटल के अंदर वैल्यू वाली वैल्यू को ऐड कर दें। हम्म। अब आपको इनपुट लेना है, तो आप 35 इनपुट लेंगे। ठीक है। अच्छा, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट को क्या कर दिया आपने? 2 कर दिया। ठीक है भाई। फिर आपसे कह रहा है कि इनपुट ले लें, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू, तो 25 में 35 ऐड करें तो ये 60 हो गया। ठीक है।
फिर आपसे कह रहा है कि इनपुट वैल्यू, अब आप क्या करें, 3 इनपुट ले लें। इस वैल्यू इक्वल्स टू 0, नो। इस वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, नो। टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस, सही सही जा रहा हूँ भाई। तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस वैल्यू, कितना हो गया 63। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, 3 हो गया। फिर ऊपर आए, इनपुट वैल्यू ले ली, तो अब आपने इनपुट ले लिया 0। जब आपने 0 इनपुट ले लिया है, ये चेक करें इज वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, यस। तो एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। टोटल है हमारा 63 और काउंट है 3, तो 63 को 3 से डिवाइड कर लें, 21 हो गया। ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया भाई हमारा, 21 आ गया। अब ये कह रहा है, ये हो गया। अब कह रहा है कि आउटपुट टोटल इज टोटल, टोटल इज टोटल। टोटल की वैल्यू कितनी है भाई, 63, सही। एवरेजेस, हाँ, एवरेज इज, तो आपका एवरेज कितना आ गया, 21। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि दोबारा इनपुट वैल्यू लोगे, और अब आप क्या, अच्छा भाई, अब ये कह रहा है कि इस वैल्यू इक्वल्स टू 0, यस। तो यस होने के बाद क्या हुआ कि वो इस रूट पर गया। ठीक है, इस रूट पे गया, तो टोटल को दोबारा आपको 0 करना पड़ेगा, काउंट को 0 करना पड़ेगा। इनपुट वैल्यू बोलता है, तो हमने 0 इनपुट लिया। नहीं, ये तो हो गया था इतनी 0, 57 इनपुट लिया, सही। अच्छा भाई, तो वैल्यू कितनी हो गई, 57 है। इस वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो। इस वैल्यू इज इक्वल टू -1, नो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। तो टोटल के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 63। तो आपने वैल्यू, हाँ ये तो 0 था ना, टोटल में 0 पड़ा हुआ है, 0 में 53 ऐड किया, तो टोटल में 53 आ गया। 53 है ना, 57, तो 57 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा ऊपर का इनपुट वैल्यू ली, तो अब क्या आपने इनपुट ले लिया 20। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो। इस वैल्यू इज इक्वल टू -1, नो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू, तो ये हो गया 77। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये कितना हो गया अभी आपका, पहले 0 से 1 हुआ, अब ये 2 हो गया। इनपुट वैल्यू 25 इनपुट ले लिया आपने, सही। इनपुट वैल्यू ये आपने 25 इनपुट ले लिया। अब क्या कह रहा है, इस वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो। इस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, नो। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। तो टोटल कितना भी आया हमारा, 77, सही। तो करने से कितना गया, 25 और 77, 102। 75 और 25 100 हो जाता, और इसमें 77 है, 75 नहीं, तो 2 और ऐड हो गए, तो ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट वैल्यू की आपने, तो अब आपने इनपुट ले लिया 18, सही। अच्छा भाई, इस वैल्यू इज इक्वल टू 0, नो। इस वैल्यू इज इक्वल टू -1, नो। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू। टोटल कितना पड़ा हुआ है आपका, 102, और 18 कर दिया, तो कितना आ गया, 120। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये 3 हो गया। ठीक है,
फिर इनपुट ले लें आप 0, ये लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक और राउंड चलेगा। क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू 0, काउंट इज इक्वल्स टू 0। इनपुट वैल्यू, तो आपने वैल्यू इनपुट ले ली -1। नहीं, अच्छा, नहीं, उससे पहले आपको क्या करना है इसको, इस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, तो एवरेज भी निकालना है। तो एवरेज कितना आएगा भाई, 120 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा आपका 40। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आउटपुट देंगे, आउटपुट टोटल इज, ठीक है, और आपने टोटल आउटपुट दे दिया 120, और फिर कह रहा है कि एवरेज इज, ठीक है, और एवरेज आउटपुट दे दिया, वो कितना निकाला आपने, 40। ठीक है, ये हो गया। दोबारा आप क्या करेंगे, टोटल को 0 कर देंगे। हाँ, अच्छा, दोबारा फिर क्या होगा आपका, इनिशियलाइज करेंगे, अब दोबारा यहाँ पर अगर टोटल को आपने 0 कर दिया, काउंट को 0 कर दिया, इनपुट वैल्यू बोल रहा है तो आपने -1 को इनपुट लिया। ठीक है, आपने -1 को इनपुट लिया। जब आपने -1 को इनपुट लिया है तो ये कह रहा है कि इज वैल्यू इक्वल्स टू 0, नो, फिर कह रहा है इज वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, यस। तो आप क्या हो गए, स्टॉप, रुक गए, ये आपका एल्गोरिथम रुक गया। सही। अब एल्गोरिथम ने पहले 25, 60 और 63 लिया और इनका एवरेज निकाल लिया। फिर अय्या ने जो है 57, 77, 102, 120 और ये उसका एवरेज निकाल लिया। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ये दे दिए। अब ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द एल्गोरिथम। तो हुआ ये है कि आपने डेटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनपुट लिया है और इनका एवरेज निकाला है। इनपुट डेटा इन ग्रुप एंड फाइंड एन आउटपुट एवरेज ऑफ द ग्रुप। सही बेटा। अच्छा भाई, इसके बाद क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सातवां भी कर लेते हैं। कह रहा है कि द स्ट्रिंग ऑपरेशन सबस्ट्रिंग कोट स्टार्ट कॉमन नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि सबस्ट्रिंग है, इसका फॉर्मेट क्या दिया है इसने, कि सबस्ट्रिंग, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोट आएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे आप। ठीक है, स्टार्ट क्या है, सब स्ट्रिंग, ब्रैकेट ओपन करके आपने कोड दिया, फिर कॉमा लगाकर आपने स्टार्ट और कॉमा लगाकर नंबर दे दिया। ये बोल रहा है कि कोड जो है वो स्ट्रिंग है जिसमें से आपको कोई चीज पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, और स्टार्ट जो है वो दैट दैट इज नंबर कैरेक्टर लॉन्ग। अच्छा भी, अच्छा, ये क्या है, स्टार्ट, इसके अंदर स्टार्ट पोजीशन है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है सब स्ट्रिंग करना, और नंबर बता रहा है कि कितने कैरेक्टर्स को रिटर्न करना है। जैसे आपने पाकिस्तान लिखा, अब अगर पाकिस्तान में से आपको पाक चाहिए तो आप क्या लिखोगे, सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये सपोज कि कंट्री है, ब्रैकेट ओपन, कंट्री, इसमें से हमें क्या चाहिए, पाक चाहिए, तो पाक जो है लोकेशन नंबर 1 से आ रहा है और 3 कैरेक्टर, तो ये रिटर्न करेगा पाक। सही। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ये कोट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, और ये नंबर हो गया।
अच्छा, राइट सुडो कोड स्टेटमेंट टू स्टोर द स्ट्रिंग लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड इन कोट। आपको कोट के अंदर इसको स्टोर करवाना है, तो इसकी कमांड क्या होगी? इसकी कमांड होगी कोट इक्वल्स टू लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। ठीक है, ये आ गया आपका कोड में। फिर क्या कह रहा है कि आपको इसमें से द वर्ड द माइंड निकालना है। ठीक है ना? अच्छा, सब स्ट्रिंग के अंदर कोट होता है, स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्ट क्या होगा इस स्ट्रिंग में। क्या है? कंट्री और फिर स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन और मिड क्या है भी यहाँ पर? द माइंड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और कितने कैरेक्टर चाहिए? द माइंड चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? स्टार्ट इज इक्वल टू 25, नंबर इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई। अब आपको आउटपुट देना है द माइंड, तो आप क्या लिखेंगे? आउटपुट सब स्ट्रिंग ब्रैकेट हो। अच्छा, कहाँ से निकालना है? कोड में से निकालना है। किससे स्टार्ट हो रहा है? 25 से। कितने दिन चलेगा? 8 डेज। फिर कह रहा है कि आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन लोअर केस, तो आप क्या लिखोगे? आउटपुट एल केस क्या है भाई? द आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग कोड। देखिए भाई, ठीक है। स्टोर द लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड हमने कोड में रख दिया। फिर एक्सट्रैक्ट द वर्ड द माइंड, तो इसके लिए आपने क्या किया? स्टार्ट ले लिया 25, नंबर ले लिया 8। फिर हमने कहा कि आउटपुट सब स्ट्रिंग कोड कॉमा स्टार्ट कॉमा नंबर। देखो भाई, सही। इसकी मार्की स्कीम देखते हैं। अच्छा भाई, सैंपल नहीं लिखा हुआ। ये हो गया था भाई। हाँ, इसने क्या किया? कोड के अंदर लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड रखा, स्टार्ट के अंदर 25, नंबर के अंदर 8, और फिर इसने सब स्ट्रिंग लगाकर। ठीक है, और इसको एल केस में कन्वर्ट कर। अच्छा, explain why a programmer would use pseudocode and parameters when writing a program। हाँ भाई, प्रोसीजर हम क्यों यूज करते हैं?
प्रोसीजर की वजह से हम अपने प्रोग्राम को की डिकम्पोज कर रहे होते हैं, है ना, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर। अच्छा, ये मॉड्यूल रीयूजेबल होते हैं, एक दफा एक जगह लिखते हैं और कई जगह यूज कर रहे होते हैं। अगर ये मॉड्यूल नहीं होते तो पूरे पूरे कोड हमें लिखने पड़ते, तो ये आपके कोड को शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके कोड को क्या बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, why programmer would use parameters and procedure, procedures are used to explain why a programmer will use uh, with procedures program can be decomposed। ठीक है, अच्छा, procedures are reusable, making code shorter। ठीक है, ये reusable होते हैं। अच्छा, अच्छा, procedures are, अच्छा, procedures are easy to be debug। अच्छा, जब प्रोसीजर छोटे छोटे होते हैं तो ये क्या होता है आपका, इसको इजीली आप डिबग कर सकते हैं। अच्छा, पैरामीटर जो होते हैं, पैरामीटर्स आर यूज्ड, पैरामीटर्स आर यूज्ड टू पास वैल्यूज टू अ मॉड्यूल। देख लें, पैरामीटर का पर्पस क्या है कि वैल्यूज को पास करना चाह रहे हो, और प्रोसीजर आपका इजी टू डिबग होता है, इसके अंदर कोड को शॉर्टर कर देता है, रीयूजेबल बना देता है, डिकम्पोजिशन कर देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।